विजेताओं को मेरा सलाम। मेरा नाम है दिनेश गौतम। आपका स्वागत है नवनिर्माण एकेडमी खुर्जा में। मित्रों, जीके के 25 क्वेश्चनों के साथ मैं आज 10वीं वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। ये जो प्रश्न है केवल 20 प्रश्न नहीं है, इनकी संख्या कम से कम 100 से 200 होगी, क्योंकि उसके बारे में मैं बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीजें बताता हूं जो पेपरों में आती हैं। तो आपको सारी चीजों को नोट डाउन करना है। ये सारे प्रश्न पेपरों में आए हुए हैं। ये सुनिश्चित किया गया है कि आज से पहले 5 बार ये प्रश्न पेपरों में आ चुके हों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप नोट्स बना रहे होंगे। जरा देखिए, पहला क्वेश्चन जो दिया है हम यहां से शुरू करते हैं। वैसे तो ये है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 61वां संविधान संशोधन हुआ 1969 में। तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा काम क्या किया गया? तो आपको याद रखना है, वोट डालने की जो आयु थी, वोट की जो आयु थी, इस संविधान संशोधन की मदद से जो कि पहले 21 थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो अब आपको इस चीज का ध्यान रखना है, वोट डालने की जो आयु थी 1989 से पहले 21 वर्ष थी और अब ये आज की तिथि में ये 18 वर्ष है। तो आपको याद रखना है, वोट डालने की आयु जो है, वोट डालने की आयु जो है आज 18 वर्ष है। इसे कहते हैं वयस्क मताधिकार। तथा इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 326 में किया गया है। याद रखना है, यहाँ पे याद रखना है आपको, अनुच्छेद 324 और है। अनुच्छेद 324 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 324 में दिया गया है भारत का निर्वाचन आयोग होगा, उसका काम होगा भारत के लिए चुनाव कराना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा और आप वीडियो पूरा देखकर नोट्स भी बना रहे होंगे। यदि आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो इनको लिख के आप छोटे छोटे नोट्स बनाते रहिए। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो कम से कम 5 बार अभी तक पेपरों में आए हैं। ये वीडियो यूपी पुलिस एसआई एवं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एवं एसएससी जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तथा लेखपाल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप देखना चाहते हैं हमारी पहली वीडियोस तो आप हमारे चैनल पर वॉच लिस्ट में जाइए, वहां पर जीके की सारी वीडियोस टॉप 25 क्वेश्चंस नाम से पड़ी हुई हैं। जीके टॉप 25 क्वेश्चंस, जरा वहां पर जाके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। आगे देखिए, रबी की फसल के बारे में बात करते हैं। देखिए, रबी की फसल जो होती है, रबी की फसल जो है अक्टूबर से नवंबर वाले महीने में इसकी बुआई होती है, बोई जाती है तथा मार्च और अप्रैल के महीने में इसकी कटाई की जाती है। ठीक है, तो अर्थात अक्टूबर और नवंबर के बाद तो जाड़े आ जाते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में और मार्च अप्रैल में गर्मी आ जाती है। अर्थात वो सभी फसलें जो जाड़ों में बोई जाती हैं, वो सभी फसलें जो जाड़ों की फसलें हैं, वो सभी फसलें रबी की फसल होती हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहे। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में इन फसलों को काट लिया जाता है। कुछ एग्जाम्पल इनके देख लेते हैं। देख लीजिए, गेहूं, चना, जौ, मटर। ठीक है, गेहूं और चना और जौ और मटर और सरसों, ये जो सभी फसलें हैं, ये सभी फसलें कौन सी फसलें हैं? ये सभी फसलें रबी की फसलें हैं और इन्हीं फसलों को कहा जाता है रबी की फसलें, क्योंकि ये जाड़ों में बोई जाती हैं। ये नाम दिया गया है। आगे बढ़े, चलो देखिए, यहाँ से आगे देख लेते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है? देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर मैंने लिख रखा है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। इसे किस नाम से जानते हैं? इसे एनडीसी के नाम से जानते हैं। इसको कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। पूरा नाम है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसे कहते हैं। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। इसका काम क्या है? इस संस्था का काम क्या है? ये पंचवर्षीय योजनाओं को, ये पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति देती है, अनुमोदन करती है, स्वीकृति देती है, उन्हें फाइनल जामा पहनाती है पंचवर्षीय योजनाओं को। ये कैसी संस्था है? ये जो संस्था है ये परामर्शदात्री संस्था है ये, और याद रखना है परामर्शदात्री संस्था है।
अच्छा, अगली बात और है, क्या ये संस्था संवैधानिक है? बिल्कुल नहीं, ये संवैधानिक नहीं है, क्योंकि इसका कोई उल्लेख संविधान में नहीं है। यह संस्था संवैधानिक नहीं है। अर्थात आपको समझना, संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिनका उल्लेख संविधान में है, जैसे कि वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में उसका उल्लेख है और उसकी स्थापना संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप हुई है। लेकिन इसकी स्थापना, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना संविधान में नहीं दी है। इसका उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। बाद में मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर एक प्रस्ताव पास करने के बाद इस संस्था को बनाया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद को। ऐसा समझना है आपके बारे में। राष्ट्रीय विकास परिषद बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता आज से पहले ये 5 नहीं कम से कम 50 परीक्षाओं में आ चुका है। याद रखना है। तो मैंने बताया था ये कैसे प्रश्न है जो ज्यादा से ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। आगे देख लीजिए, भानु अथैया ने ऑस्कर भारत, देखिए भानु अथैया जो है फिल्म से संबंधित हस्ती है, बात है भानु अथैया, राइट। 1983 में इन्होंने भारत के लिए पहला ऑस्कर पुरस्कार जीता था। याद रखना है, ऑस्कर पुरस्कार फिल्मों में काम करने के लिए दिया जाता है, फिल्मों में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। तो भानु अथैया को सन 1983 में ऑस्कर पुरस्कार मिला था, ठीक है। इन्होंने एक फिल्म थी गांधी फिल्म में ये क्या काम किया था? इन्होंने किया था कॉस्ट्यूम डिजाइनर बने थे, कॉस्ट्यूम डिजाइन, कपड़े डिजाइन किए थे इन्होंने। उस काम के लिए 1983 में उनको ऑस्कर पुरस्कार मिला तथा भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ऑस्कर पुरस्कार जीता। इनके बाद जो दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने ऑस्कर पुरस्कार जीता 1992 में सत्यजीत रे, 1992 में सत्यजीत रे नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने 1992 में जो है ऑस्कर पुरस्कार जीता। इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। उसके बाद सन 2009 में ए.आर. रहमान ने को एक फिल्म के लिए नोबेल ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। उसका नाम था स्लम डॉग मिलियनेयर में संगीत के लिए। याद रखना है, ए.आर. रहमान को स्लम डॉग मिलियनेयर में, सत्यजीत रे को 1992 में गांधी कॉस्ट्यूम के लिए 1983 में पहला ऑस्कर पुरस्कार भारत को मिला भानु अथैया को। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया है। आप देख लीजिएगा स्वयं, कम से कम कितनी 50 परीक्षाओं में पूछा गया होगा। जीडीपी की फुल फॉर्म देख लीजिए। जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जरा इसे देखते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसका नाम है सकल घरेलू उत्पाद। ये क्या होता है? इसकी परिभाषा आप लिख लीजिए। इसका मतलब है एक वर्ष में या एक निश्चित समय में किसी देश की सीमा के भीतर जितनी भी सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन हुआ है उनका मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। देख लीजिए, मैं बता देता हूं, ठीक है। देश में, मोटे तौर पर लिख लीजिए, देश में, ठीक है, एक वर्ष में, देश में एक वर्ष में जितनी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन हुआ, वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन हुआ उनका मौद्रिक मूल्य जीडीपी है। उनका मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। गौर से देख लीजिए, देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि के अंदर, अर्थात लगभग एक वर्ष के अंदर जितनी भी वस्तुएं बनी, जितनी भी सेवाएं का उत्पादन हुआ, उनका जो मौद्रिक मूल्य था, जो बाजार कीमत थी, जो अंतिम मूल्य था, उसको जीडीपी कहते हैं, उसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, फुल फॉर्म भी आ सकती है तथा इसे इस तरीके से भी पूछा जाता है। अगली बात है, बड़ा क्वेश्चन आ गया कि पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद क्या है? देखिए पूंजीवाद को समझते हैं। पूंजीवाद क्या है? सबसे पहली बात तो पूंजीवाद को कहते हैं कैपिटलिज्म। अंग्रेजी का शब्द है ये। पूंजीवाद को कहते हैं कैपिटलिज्म, ठीक है। ये क्या होता है? ऐसी अवस्था जिसमें पूंजी निजी हाथों में आ जाती है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे समझेंगे क्या, पूंजी का निजी स्वामित्व हो जाता है। निजी स्वामित्व मतलब पूंजी जब प्राइवेट हाथों में होती है पूरी तरीके से, जहां पे प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लोगों का बोलबाला होता है, वहां पर पूंजीवाद होता है। ठीक है। तो वस्तुओं का उत्पादन तथा सेवाओं का उत्पादन, वस्तुओं का उत्पादन तथा सेवाओं का उत्पादन निजी हाथों में होता है। निजी हाथों में, निजी हाथों का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर में होता है। ठीक है। एक और भी है कि ठीक है, सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। तो ये है सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। ये होता है पूंजीवाद। आप इसको एक बार समझ लीजिए, मैं थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर और समझा देता हूं कि क्या होता है पूंजीवाद। इसे हम एक बार और समझ लेंगे। तो पूंजीवाद का तात्पर्य हुआ, जब पूंजी का स्वामित्व निजी हाथों में होता है, अर्थात जब पूंजी अर्थात पैसा का स्वामित्व निजी हाथों में होता है, अर्थात प्राइवेट हाथों में होता है, जब वस्तुओं का उत्पादन और सेवाओं का उत्पादन निजी हाथों में किया जाता है, अर्थात सारी कंपनियां प्राइवेट होती हैं, जब सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती, अर्थात कोई वस्तु बनाने की भूमिका सरकार की नहीं होती है, जहां पे ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं वहां पे पूंजीवाद होता है, अर्थात कैपिटलिज्म होता है। इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं, दुनिया में ऐसा कौन सा देश है, तो सबसे अच्छा उदाहरण है इसका यूएसए, अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो उदाहरण है वो पूंजीवाद का उदाहरण है। हमारा जो भारत देश है, हमारे भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे सरकारी कंपनियों के साथ साथ प्राइवेट कंपनियां भी अस्तित्व में होती हैं, अर्थात सरकार के हाथों में भी पूंजी होती है और निजी हाथों में भी पूंजी होती है, अर्थात सरकार भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करती है और जहां पर निजी कंपनियां भी सेवा वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, वह व्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है जिसको भारत में अपनाया गया है। तो ये जो व्यवस्था है भारत में, ये जो व्यवस्था कैपिटलिज्म भारत में है, लेकिन आंशिक कैपिटलिज्म में, पूरी तरह से कैपिटलिज्म नहीं अपनाई गई है। कैपिटलिज्म का उल्टा जो होता है वो होता है समाजवाद, सोशलिज्म। सोशलिज्म इसका उल्टा होता है। जिस तरीके से कैपिटलिज्म में सभी काम निजी कंपनियों के हाथों में होते हैं, उसी प्रकार से समाजवाद में सभी काम, सभी आर्थिक धंधे सरकार के हाथों में होते हैं। सरकार ही चीजों का उत्पादन करती है, सरकार ही सेवाओं का उत्पादन करती है और सरकार का अधिकार ही होता है पूंजी के ऊपर। इस तरीके से आपको समझना है। इसका जो उल्टा है पूंजीवाद का वो है समाजवाद, जिसको कहते हैं सोशलिज्म। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, 19वां क्वेश्चन कर रहे हैं। अमीर खुसरो के बारे में बात करते हैं। देखिए अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? भारत का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो को। तो आप कैसे समझते हैं? एक आप ऐसे लिख सकते हैं, तूती ए हिंद। अमीर खुसरो को कहा जाता है तूती ए हिंद। अच्छा, और क्या कहा जाता है? और ये समझ सकते हैं जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी के ये दरबारी कवि थे। ये याद रखना, ये किसके दरबारी कवि थे? ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। मध्यकालीन भारत में अर्थात सल्तनत काल में इन्होंने 7 राजाओं का शासन देखा। 7 राजाओं का शासन देखा। कहीं कहीं पर 8 लिखा मिलता है। इन्होंने 7 राजाओं का शासन देखा था। इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। ये इनके गुरु का नाम था। इसके और इन्होंने जो है सितार तथा तबले का आविष्कार किया था। सितार और तबला का आविष्कार किया था। क्या ध्यान से देख लीजिए। इनको कहा जाता है तूती हिंद तथा अलाउद्दीन खिलजी के राजकवि थे। ये 7 राजाओं का शासन देखा। इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। इन्होंने सितार और तबला का आविष्कार किया।
केवल इतना ही समझना है इनके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे पेपरों में पूछा जाता रहता है। यदि आप पेपरों का अध्ययन करते हैं तो आपको मालूम होगा कम से कम 50 परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है प्रश्न। तो मैंने आपको वादा किया था मैं जो भी प्रश्न लेके आऊंगा कम से कम 5 परीक्षाओं में पूछा गया होगा, ऐसा प्रश्न होगा जिन प्रश्नों की हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अब जरा अगला क्वेश्चन देख लीजिए जो मैं लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना की थी हसन गंगू ने। बहमनी राज्य की जो राजधानी थी, बहमनी राज्य की जो राजधानी थी, राजधानी का नाम था गुलबर्गा। ये भी आपको पढ़ना है। इसकी जो राजधानी थी उसका नाम था गुलबर्गा, ठीक है। तथा यहाँ की जो भाषा थी, यहाँ की जो भाषा थी मराठी। बात खत्म हो गई। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू। राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। तथा यहाँ की भाषा क्या थी? इनकी भाषा थी मराठी। बात खत्म। अगली बात की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ से ग्राम प्रशासन किसकी विशेषता थी? याद रखना है, ग्राम प्रशासन चोल राज्य की विशेषता थी। चोलों का जो राज्य था उसमें ग्राम प्रशासन पैदा हुआ था, उन्होंने ग्राम प्रशासन स्थापित किया था, इसलिए ये प्रश्न भी खत्म हो गया, ये प्रश्न भी खत्म हो गया। आगे देख लीजिए, बरमुडा त्रिभुज कहां पर है? बरमुडा त्रिभुज एक ज्योग्राफी का टर्म है, ये एक स्थान है समुद्र में। आगे लिखा हुआ है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, याद रखना है, अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर के बारे में आपको क्या जानना है? अटलांटिक महासागर के बारे में क्या जानना है? एक ही चीज जाननी है, अटलांटिक महासागर जो है इसका जो आकार है वो एस के आकार का है। अटलांटिक महासागर आप देखो, उत्तरी अटलांटिक महासागर लिखा हुआ है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में ही ब्रिटेन है, याद रखना है, ब्रिटेन भी उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ब्रिटेन जो है एक द्वीपीय देश है, द्वीपीय देश है ब्रिटेन। जिस तरीके से श्रीलंका द्वीपीय देश है, द्वीपीय देश का मतलब जिसके चारों तरफ पानी भरा हुआ होता है वह देश द्वीपीय देश होता है। चलो मिटा देते हैं इसे, ये भी बात खत्म होगी। बरमुडा त्रिभुज अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? अटलांटिक महासागर एस आकार का है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जो आप ये देख पा रहे हैं, जब सफेद प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे ज्यादा विचलन जिस रंग का होता है, सबसे ज्यादा विचलन जिस रंग का होता है उस रंग का नाम क्या है? वह रंग है बैंगनी। याद रखना है, जिस रंग का सबसे ज्यादा विचलन होता है उस रंग का नाम है बैंगनी। तथा इसी में हम ये बात करें कि कौन से रंग का विचलन सबसे कम होता है तो उस रंग का नाम है लाल। ये दो ही प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि जब सूर्य का सफेद प्रकाश किसी प्रिज्म में होकर गुजारा जाता है तो उसके 7 भाग हो जाते हैं, वह अपने विभिन्न भागों में टूट जाता है। अगर चाहे तो ये भी लिख ले, सूर्य का जो प्रकाश है वो दिखाई तो सफेद देता है परंतु उसमें 7 रंग होते हैं, तो वो 7 रंग आपस में बिखर जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो बिखरता है वो बैंगनी रंग बिखरता है और सबसे कम जो बिखरता है वो लाल रंग बिखरता है। ऐसा भी आपको याद रखना है, फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं, देखिए दाब बढ़ाने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि दाब बढ़ा दें तो क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्वथनांक याद रखना है, क्वथनांक बढ़ जाएगा। किसी बर्तन में यदि दाब बढ़ा दिया जाए, जैसे प्रेशर कुकर होता है उसमें जब हम सब्जी बनाते हैं तो जब प्रेशर कुकर को ढक दिया जाता है, बाद में सीटी आती है, तो कुकर में सब्जी क्यों जल्दी बन जाती है? इसलिए जल्दी बन जाती है क्योंकि क्वथनांक बढ़ जाता है। याद रखना, कुकर में सब्जी जल्दी बनने का कारण है वहां पर क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक को अंग्रेजी में कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। दाब बढ़ जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, दाब घट जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक भी घट जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, क्वथनांक क्या है? क्वथनांक की परिभाषा क्या है? क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या है भाई? क्वथनांक क्या है? क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक वह बिंदु है जब यदि किसी द्रव को, पानी को गर्म किया जाता है और जिस ताप पर भाप बनना प्रारंभ करती है वह ताप क्वथनांक है, राइट। तो जिस ताप पर वाष्प बनना
बनना प्रारंभ करती है, जिस ताप पर भाप बनना प्रारंभ करती है, वही क्वथनांक है, वही क्वथनांक है, वही बॉइलिंग पॉइंट है, वही उबाल बिंदु है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जिस बिंदु पर द्रव से वाष्प बनना प्रारंभ होती है, वाष्प बनना प्रारंभ होती है, जिस बिंदु पर जिस गर्म बिंदु पर द्रव से वाष्प बनना शुरू होती है, उस बिंदु को, उस तापमान को क्वथनांक कहते हैं। इसके बाद एक है शब्द संघनन, जो इसका उल्टा है। ये क्या है, ये है जिस तापमान पर वाष्प से द्रव बनना प्रारंभ होता है, जिस तापमान पर वाष्प द्रव में बदलना प्रारंभ होती है, जिस तापमान पर वाष्प द्रव बनना प्रारंभ होती है, उसको संघनन कहते हैं। एक और याद रखना है, क्वथनांक बराबर संघनन बिंदु, ये समान होता है, ये बराबर होता है। क्वथनांक और संघनन बिंदु का जो सेल्सियस मान है वो आपस में बराबर होता है। एक और क्वेश्चन आता है कि यदि द्रव में अशुद्धि मिला दें तो क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उत्तर है किसी भी द्रव में यदि अशुद्धि मिला दी जाएगी तो उसका क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। जैसे कि यदि जल में नमक मिला दें तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, अर्थात यदि जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा होगा तो नमक मिलाने के बाद वह और अधिक बिंदु पर जाकर उबलेगा। मैंने कई सारी छोटी छोटी बिंदु इसके बारे में बता दिए हैं, आपको ये याद कर लेना चाहिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आते रहते हैं। हम कर रहे हैं जीके की 10वीं वीडियो, अर्थात आज की क्लास में हम आज की क्लास खत्म होने तक हम 250 बिंदुओं का अध्ययन कर चुके होंगे, डिस्कशन कर चुके होंगे, और अगर हमने हर बिंदु के बारे में 5-5 चीजें लिखी हैं तो समझ लेना आज हम 1250 प्रश्न पूरे कर चुके होंगे। कितने प्रश्न? 1250 प्रश्न पूरे कर चुके होंगे। अब इसका वॉल्यूम पता चलेगा, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको बहुत सारी चीजें याद हो चुकी होंगी। ठीक है, यदि आप हमारी वीडियो में नए हैं तो आप हमारी वॉच लिस्ट में जाइए, वहां पर पहले से ही 9 वीडियो वॉच लिस्ट में पड़ी हुई है। वॉच लिस्ट का नाम है जीके टॉप 25 क्वेश्चन नाम से वॉच लिस्ट है हमारी। ठीक है, जरा देख लीजिएगा, ये बात होगी। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? देखिए, तारे जो टिमटिमाते हैं वो एक प्रकाश की घटना होती है जिसको कहते हैं अपवर्तन। तो तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। हम बात करते हैं कि अपवर्तन का क्या मतलब है, क्या होता है अपवर्तन। जरा इसकी व्याख्या हम लोग थोड़ी से जल्दी से कर देते हैं, देख लीजिएगा जरा, देख लीजिएगा जरा। ये प्रश्न अपवर्तन आप लिख लेना, जैसे मैं वीडियो पॉज कर करके देख लेना, कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो ये माना कोई एक पारदर्शी माध्यम है और इस पर ये एक लंब डाला हुआ है, ये एक लंब डाला हुआ है, यहाँ पर एक लंब डाला हुआ है, एक लंब डाला हुआ है, और प्रकाश की जो किरण है वो तिरछा प्रवेश करे इसमें। याद रखना है, यदि तिरछा प्रवेश करे तो प्रकाश की किरण अपना जो इसका सही मार्ग है वो तो होना जाना चाहिए, ये वाला, ये सही मार्ग होना चाहिए, परंतु प्रकाश की किरण तिरछी यदि पड़े तो इस माध्यम से नहीं गुजरती है, इस रास्ते से नहीं गुजरती है, वो इससे थोड़ी सी विचलित हो जाती है, वह इससे थोड़ी सी विचलित हो जाती है, अर्थात मूल दिशा से भटक जाती है। यहां से प्रकाश की किरण आई, वो यहां पर आकर टकराई और अपनी मूल दिशा से हट जाएगी, विचलित हो जाएगी। अपनी मूल दिशा से विचलित होने की स्थिति को क्या कहते हैं? उसी स्थिति को नाम दिया गया है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, प्रकाश की किरण जब, प्रकाश लिख लेना, प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करे तो
वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, इस अवस्था को ही अपवर्तन कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन तो पूरी हो गई, मैं आगे बता देता हूं और क्या है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। और क्या होता है? ठीक है, और क्या होता है? यदि किसी डिब्बे में कोई सिक्का पड़ा है तो वो अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ नजर आता है, याद रखना है। ठीक है, कोई सिक्का पानी में वास्तविक गहराई से ऊपर उठा लगता है, ऐसा लगता है कि उतनी गहराई पर नहीं है जितनी गहराई पर यह है। एक और बात है, यदि पानी में कोई तिरछी पेंसिल पड़ी हो, कोई पेंसिल पड़ी है तो वो तिरछी नजर आती है। ठीक है, पानी में डूबी पेंसिल कैसी दिखती है बेटा? तिरछी दिखाई देती है। और क्या है? सूर्य निकलने से पहले दिखाई देने लगता है और डूबने के बाद भी दिखाई देता है। सूर्य निकलने से पहले तथा डूबने के बाद भी दिखता है। ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं, ये सब अपवर्तन के उदाहरण हैं। बात खत्म हुई। इसका जो काम है अपवर्तन का पूरा हो गया। कई सारी घटनाएं हमने बता दी। तारे टिमटिमाना, ठीक है, पानी में पड़ा हुआ सिक्का अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देना, पानी में डूबी पेंसिल तिरछी दिखाई देना, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तथा सूर्य जो है निकलने से पहले दिखाई देने लगता है और डूबने के बाद भी हमें दिखाई देता है, परंतु ये हम पता नहीं कर पाते हैं। वास्तविक स्थिति कुछ और होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, कहां पर है? देखिए, भारत के विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत का जब विभाजन हुआ था 14 अगस्त 1947 को जब भारत का विभाजन हुआ तो कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम था जेबी कृपलानी। याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खत्म बात हो गई, जेबी कृपलानी। आगे देखिए, यहां पर जो दिया हुआ है ये है आयनिक बंध। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है। आयनिक बंध इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण का मतलब है वह एक जो, अब इसमें इलेक्ट्रॉन एक नाभिक से दूसरे नाभिक को दे दिया जाता है, जैसे NaCl, Na और Cl। Na पॉजिटिव आयन होता है, ठीक है। यहाँ पे Cl की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Na अपने बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को Cl को दे देता है, तो ये NaCl बन जाता है। और यहाँ पर बनता है NaCl के अंदर बनता है आयनिक बंध। आपको इतना समझना है, जब इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है, आप समझ लेना, E बराबर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बनता है कौन सा बंध बनता है? आयनिक बंध बनता है, सह संयोजक बंध। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया जाता है। तो याद रखना है, देखो कितना सिंपल हो गया। सह संयोजक जो बंध है इसमें इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाता है, तथा जो आयनिक बंध है इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है। एक से दूसरे पर इलेक्ट्रॉन चला जाता है, वो परमानेंटली उसे इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो इलेक्ट्रॉन दान करना, जिसमें इलेक्ट्रॉन का दान होता है, वह आयनिक बंध होता है। तथा जो इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, कुछ तेरे कुछ मेरे, मैं तेरे का यूज करूंगा तो मेरे का यूज करूं, तो इलेक्ट्रॉन का साझा जहां पर होता है सह संयोजक बंध होता है। और सह संयोजक बंध जो बहुत पावरफुल होता है, बहुत सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न भी पूछा गया है। उस वादे को निभाते हुए कि ये निश्चित करते हुए कि हर प्रश्न कम से कम 5 बार पूछा गया होगा, वही प्रश्न मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। आगे देखिए, अम्ल क्या होता है? देखिए, अम्ल होता है हाइड्रोजन जिसमें प्रतिस्थाप्य होता है। हाइड्रोजन के अंदर अम्ल की ये पहचान है कि अम्ल के अंदर हाइड्रोजन अवश्य होता है। ठीक है, अगली बात देख लीजिए।
भूमध्य सागरीय जलवायु कैसी होती है ये मैं समझाना चाहूंगा आपको। भूमध्य सागरीय जो जलवायु है, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है? भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात कर रहे हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु वह होती है जो जिसमें शुष्क जिसमें शुष्क ग्रीष्मकाल होता है, जिसमें शुष्क ग्रीष्मकाल होता है, शुष्क ग्रीष्मकाल होता है, तथा जिसमें आर्द्र शीतकाल होता है, आर्द्र शीतकाल होता है। यहाँ पे थोड़ी सी एक तो ये बात हो गई, ये जो है भूमध्य सागरीय जलवायु। एक बात समझ लीजिए, ग्लोब इस तरीके का होता है, ग्लोब इस तरीके का होता है, बीच में एक रेखा होती है, इस रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा है, ये संपूर्ण पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाला हिस्सा अलग जिसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाला हिस्सा अलग जिसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यहाँ पर होता है उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर होता है दक्षिणी ध्रुव। क्या होता है यहाँ पर? दक्षिणी ध्रुव। इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध और इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। तो आपको यदि नहीं जानते हैं तो आप ऐसा समझ लीजिएगा, सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर पूरे साल ऊपर ही रहता है, अर्थात भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती है, ऊपर से पड़ती हैं, अर्थात यहाँ पर जो क्षेत्र है ये हमेशा गर्म रहने वाला क्षेत्र होता है। और जो उत्तरी ध्रुव है और उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, इन पे हमेशा बर्फ ढकी रहती है, क्योंकि ये यहाँ से बहुत दूर होते हैं, यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं। तो जब किरणें नहीं पहुंच पाती हैं तो यहाँ पे बर्फ जमी रहती है और ये ठंडे रहते हैं। अब एक बात समझिएगा, अगर यहाँ से गर्म है, यहाँ पर गर्मी पड़ती है और पानी बहकर इधर जाता है यदि, तो ये गर्म पानी ही तो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप? ये गर्म पानी जाएगा और ये गर्म पानी वहां के वातावरण को बदल देगा, वहां के स्थानों को गर्म कर देगा, सही है? तो हम ये कहेंगे कि भूमध्य रेखा से गर्म जलधाराएं ध्रुवों की ओर जाती हैं। ये लिख लेना, भूमध्य रेखा से गर्म जलधाराएं ध्रुवों की ओर जाती हैं। मैंने समझाया है कि भूमध्य रेखा पर गर्मी क्यों पड़ती है और ध्रुवों पर ठंड पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें पहुंच नहीं पाती हैं, इसलिए ध्रुवों से ठंडी जलधाराएं भूमध्य रेखा की ओर आती हैं, सही? क्योंकि ध्रुव ठंडे होते हैं, वहां से पानी आएगा तो वो ठंडा आएगा, क्योंकि भूमध्य रेखा गर्म होती है, यहां से पानी जाएगा तो गर्म जाएगा। तो जहां ठंडा पानी यदि जाएगा वहां ठंडक पैदा करेगा, कहीं गर्म पानी जाएगा तो वहां गर्मी पैदा करेगा। इसी से संबंधित होता है भूमध्य सागरीय जलवायु। तो भूमध्य सागरीय जलवायु है वो शुष्क ग्रीष्मकाल होते हैं वहां पर और आर्द्र शीतकाल होते हैं। बात खत्म हो गई। इस तरीके की जलवायु कई सारी चीजें समझाई मैंने, जो कुछ भी मैंने छोटा छोटा समझाया सारी चीज का नोट्स बना लेना आप, राइट? आगे देख लीजिए, ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहते हैं? ये सवाल समझ लेना, ये कंपोज है, कंपोज घास के मैदान है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को ब्राजील में कंपोज नाम से जाना जाता है, तथा अफ्रीका में, याद रखना, अफ्रीका में इन घास के मैदानों को सवाना कहते हैं। ब्राजील में क्या कहते हैं? कंपोज। अफ्रीका में क्या कहते हैं? सवाना। यूएसए में क्या कहते हैं? ऐसे घास के मैदानों को यूएसए में कहते हैं प्रेयरीज, प्रेयरीज। तथा अर्जेंटीना में क्या कहते हैं? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में क्या कहते हैं? पंपास। अर्जेंटीना में ऐसे घास के मैदानों को कहा जाता है बेटा पंपास। याद रखना है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के नाम क्या क्या है? कंपोज, सवाना, प्रेयरीज, पंपास। और कहां कहां है ये लिस्ट मैंने बना दिया, अब आप लिस्ट बना लेना। आगे देखिए, अगला जो चीज है आपको दिख रहा होगा, ये दिया गया है यौगिक। यौगिक में क्या क्या समझना है? यौगिक एक शुद्ध पदार्थ होता है, मैं यौगिक के बारे में बता रहा हूं। यौगिक, यौगिक क्या होता है? यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है। यौगिक कैसा पदार्थ है? एक शुद्ध पदार्थ है
और ये दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। दो तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है का मतलब ये शुद्ध होता है तथा दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में मिल जाएं और एक निश्चित अनुपात में मिल जाएं तो तब यौगिक का निर्माण होता है, तब यौगिक बनता है। कैसा? जैसे यौगिक कौन सा होगा? H2O, ये यौगिक है, इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है। अब और क्या है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर इसको बनाया है तो इसमें ना तो हाइड्रोजन के गुण मिलेंगे, H2O मतलब जल में ना तो हाइड्रोजन के गुण होंगे ना ऑक्सीजन के गुण होंगे, अर्थात यौगिक में अवयवों के गुण नहीं पाए जाते हैं। ये अपनी भाषा में लिख लेना, यौगिकों में अवयवों के गुण नहीं होते हैं, ये अपनी भाषा में लिख लेना। मैंने बता दिया क्या होते हैं, यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। इसके बाद आप देखिए तत्व क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं ये, ठीक है, शुद्ध पदार्थ होते हैं तत्व, ये भी शुद्ध पदार्थ होते हैं, ये शुद्ध पदार्थ होते हैं। दूसरी बात है दो चीजों को मिलाकर इसे बनाया नहीं जा सकता, इसे बनाया नहीं जा सकता है, ठीक है। ना इसे दो चीजों में तोड़ा जा सकता है, ना दो चीजों में तोड़ा जा सकता है, ना दो चीजों में इसे तोड़ा भी नहीं जा सकता। दो पदार्थों, चीज का मतलब पदार्थों से ना तो बनाया जा सकता है, ना दो पदार्थों में इसे तोड़ा जा सकता है। जैसे सोना तत्व है, चांदी और कॉपर, Cu ये भी तत्व है, याद रखना है। यौगिक का उदाहरण है जल और तत्व का उदाहरण है सोना और चांदी। चलो देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? लिखा हुआ है श्री गुप्त। और गुप्त वंश का सबसे पहला प्रतापी राजा कौन था? सबसे पहला प्रतापी राजा कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। और इसका प्रथम जो चंद्रगुप्त प्रथम कब गद्दी पर बैठा था? श्रीगुप्त हो गया, आपको लिखना है चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर कब बैठा था? 320 ईस्वी, कहीं पर मिलता है 319 ईस्वी। 320-19 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा था, जो गुप्त वंश का पहला महान सम्राट था। गुप्त वंश का ही समुद्रगुप्त का जो था, जो मैंने पिछली वीडियो में करा दिया। आगे लिख लिया 38वीं समांतर रेखा किसके बीच है? तो 38वीं समांतर रेखा दो देशों की बाउंड्री बनाती है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच सीमा बनाती है। ये 38वीं समांतर रेखा, याद रखना, बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 17 अक्टूबर 1940 को। दूसरा क्वेश्चन है, 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे विनोबा भावे। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे विनोबा भावे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से शुरू हुआ था? ठीक है, पवनार से शुरू हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह को एक और सत्याग्रह कहा जाता है दिल्ली चलो सत्याग्रह भी इसको कहा जाता है। अब अंतिम चीज देख लीजिए, ये बात खत्म हो गई। सूती वस्त्रों का पहला कारखाना कब लगा? लिखा है 1818 में सूती वस्त्रों का पहला कारखाना लगा। कहां पर लगा? कलकत्ता में लगा। लेकिन ये फेल हो गया, ठीक है। अब आप लिख लीजिएगा 1854 में सूती वस्त्रों का सबसे पहला कारखाना लगाया गया बंबई में। सबसे पहला सफल कारखाना, सबसे पहला सफल और पहला सफल, ठीक है, कहां लगाया गया? बंबई में लगाया गया। एक तो ये प्रश्न इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा केंद्र क्या है भारत में? दो राज्य हैं सूती वस्त्रों के सबसे बड़े केंद्र,
महाराष्ट्र, पहला तो है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात। इनसे बड़ा कोई भी केंद्र नहीं है भारत में सूती वस्त्रों का। सूती वस्त्रों की राजधानी क्या है? सूती वस्त्रों की राजधानी बताओ। सूती वस्त्रों की राजधानी है बंबई। ये भी याद रखना है, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी का नाम क्या है? सूती वस्त्रों की राजधानी का नाम है बंबई। और उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, ये सब शब्द ये कोयम्बटूर को कहते हैं। और एक और है भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? भारत का बोस्टन, उत्तरी भारत में उत्तर का मैनचेस्टर कहते हैं कोयम्बटूर को, भारत का बोस्टन कहते हैं अहमदाबाद को। तो मित्रों ये सारे 25 क्वेश्चन की मैंने व्याख्या कर दी। ये सभी क्वेश्चन ऐसे थे जो कम से कम 5-5 बार जीके की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्नों को हम साझा करते हैं। हमारी वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अन्य लोगों तक पहुंचाओ। यदि आप नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।